हाँ, गुड मॉर्निंग बाबू। क्लास 7 ध्यान दो। आज के लेक्चर क्लास में हम लोग जो चैप्टर नंबर 26 था, जेंडर इनइक्वलिटी, इसमें इंट्रोडक्शन के साथ जहाँ तक एडिशनली मैंने तुमको बताया था, उसके जस्ट आगे हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे, है ना। हाउएवर इनइक्वलिटी बिटवीन, जैसे कि तुम लोग देखोगे कि ये यूरोपियन कंट्री का है, तो तुम लोग देखोगे कि इसमें जो वर्ल्ड सिनेरियो जो तुम्हारा प्रेजेंटेशन था, जापान से मोरक्को और उज्बेकिस्तान टू, तो इसमें दे रहा है जैसे कि यूरोपियन कंट्री और जो इंडियन कंट्रीज़ का हम कंपैरिजन करेंगे, तो इसमें जो कल्चर का जो एक फ़र्क पड़ता है हम लोग का, जिसमें होमोजीनियस और जो हेट्रोजीनियस कल्चर होता है। तो होमोजीनियस कल्चर का फॉर्मेशन या जो भी कुछ उसकी कल्चरली एक आइडेंटिफिकेशन हमारी रही है, वो यूरोपियन कंट्री की तरफ से रहा है, जहाँ पर कास्ट, क्रीड और ये रेसेस, मतलब रेस तो वहाँ पर है, लेकिन कास्ट क्रीड में वो चेंजेस तुमको देखने को मिलेगा, लेस है। लेकिन हाँ, उसमें होमोजीनियस सोसाइटी में कॉमनली मैंने देखा है कि रेस बेस, जिसमें काले गोरे की बात होती है, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन तुमको देखने को मिलता है। तो जो ये यूरोपियन कंट्री है, जहाँ पर जो होमोजीनियस सोसाइटीज़, एक समरूप सोसाइटीज़ हमारी रहती है, जिसमें खास करके जो क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के बेस पर हमारा होता है, तो पूरे यूरोपियन और अमेरिकन कल्चर को हम लोग उसमें शामिल करते हैं। तो उसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो हेट्रोजीनियस कल्चर भी है हमारा। तो यहाँ हेट्रोजीनियस कल्चर में जहाँ कास्ट है, क्रीड है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, तो इस बेस पर जहाँ दे रहा है कि महिलाओं का जो डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा सा ज़्यादा है रेस्पेक्टिव देन होमोजीनियस सोसाइटी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि होमोजीनियस सोसाइटी जो है महिलाओं के प्रति इतना ज़्यादा सॉफ्ट है या उसको वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब तवज्जो देता है। क्योंकि एक एग्जाम्पल मैंने तुम्हारा दिया था पिछले क्लास में, ये अमेरिका का, उस रेस्पेक्ट से देखा जाए तो ईस्ट कल्चर में हेट्रोजीनियस सोसाइटीज़ का सबसे बड़ा केंद्र हमारा भारत ही है, जहाँ पर देश की आज़ादी 1947 के बाद में, है ना, हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने 1950 में महिलाओं को मताधिकार दे दिया था। लेकिन अमेरिकन में सोसाइटीज़ में 1778 की जो घटना है तुम्हारी, 1776 में जब अमेरिका जो फ्रीडम हुआ, उसके बाद 1965 में वहाँ पर महिलाओं को वोटिंग का अधिकार प्राप्त हुआ। तो ये होमोजीनियस में जहाँ देखोगे तुम, या इवन पिछले दिनों तुम लोगों ने एक न्यूज़ में आया था सऊदी अरब का, सऊदी अरब में महिलाएं ये क्या कहते हैं, आंदोलन कर रही है कि उसे भी मताधिकार का प्रयोग करने का मतलब ये राइट मिलना चाहिए। इवन वहाँ डीएल नहीं लड़कियों को, महिलाओं को बनता था। तो उस लिहाज से देखा जाए तो होमोजीनियस में, चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो या एज ए इस्लामिक कंट्री के तौर पर जो हमारे सऊदीया वगैरह की पहचान है, वहाँ पर महिलाओं का, इवन वहाँ पर भी तुम्हारा ये हिजाब और बुर्का पैजाब वगैरह पहनने का जो एक बाध्यता हमारी थी मुस्लिम महिलाओं का, क्योंकि सऊदीया में कानून काफ़ी सख्त है और शरीयत के हिसाब से बहुत ज़्यादा उसको लीड करने का वो लोग प्रयास करते हैं। तो वहाँ भी महिलाएं इसके लेकर के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। या इवन तुम लोगों ने सुना होगा 1954 की जो घटना, अमेरिका में जो सिविल राइट मूवमेंट हुआ था मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, और वहाँ पर जो ज्यादतियाँ जिस महिला के साथ हुई थी, वो रोजा पार्क महिला थी, जो रेस के बेस पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, चलती बस में उसके साथ भी अभद्रता का काम किया गया था, जहाँ पर वो कुछ काम के घंटे ज़्यादा बढ़ गए थे, वो काम करके निकली थी और उसको थकान थी, तो उसने एक खाली सीट पर बैठ गई थी, उसको लेकर के वहाँ पर गोरे लोगों ने ऐतराज़ जताया, जिसको लेकर के पूरे देश में एक मोमेंट पैदा हुआ। ये 7 में तुम लोग पढ़ चुके हो, जहाँ पर वाल्मीकि की कहानी और जूठन जो था, और दूसरा ये तुम्हारा रोजा पार्क वाली कहानी सिविल राइट मूवमेंट के संदर्भ में। चूँकि आप लोग 7 में ही हो तो इसको कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के तौर पर डालेगा, है ना, ऐसा। तो ये बताता है कि रेस्पेक्टिव देन हेट्रोजेनियस सोसाइटी, होमोजेनियस सोसाइटीज़ में महिलाओं की स्थिति रेस्पेक्टिव सही है, यूरोपियन कंट्री में बिल्कुल कह सकते हैं सही है, लेकिन कहीं ना कहीं रेस के बेस पर
उसके साथ में भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को हमारा मिलता है. सो हाउएवर इनइक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वीमेन कैन टेक वेरी मेनी डिफरेंट फॉर्म्स एंड उसमें देर इंडेड जेंडर इनइक्विटी इज नॉट वन होमोजीनियस फिनोमिनन. ये कह रहा है कि होमोजीनियस में अलग ढंग से तुमको देखने को हमारा मिलता है. इसमें दे रहा है कि हैज़ बीन पब्लिकली रिहेबिलिटिंग है ना थ्रू सोसाइटी ऑफ द डिकेज एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द इनइक्वलिटी इन एम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट pressing issue today. In order to examine the situation of one must try to get the root of the problem and must understand the sociological factors that causes women have a much more difficult time getting the same benefits, wages and job opportunity as their male contemporaries and the male counterparts, and the society in which we live has been shaped historically by males. इसमें दे रहा है कि उसमें जो रेस के बेस पर या उसके जो एग्जिस्टेंस के बेस पर उसके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही है. ये कॉमनली तुम देखोगे कि जॉब अपॉर्चुनिटी की जहाँ तक बात आती है हमारी, अगर सेम प्रोफेशन के लिए हमारा महिला और पुरुष दोनों को हायर किया जाता है वर्क करने के लिए, तो वहाँ पर एक माइंड सेट रहता है लोगों का कि महिलाओं को ना वेजेस की जो फिक्सेशन हमारी होती है, जो उसको दाम मिलते हैं, वो रिस्पेक्टिव देन मेन कम करके उसको देने की बातें हमारी की जाती है. ये ऐसा संस्था जो ऑर्गेनाइज है वहाँ ऐसा नहीं होता. ये वहाँ होता है जो इनफॉर्मल संदर्भ में या अनऑर्गेनाइज तरीके से जो चीज़ें घटित होती है, वहाँ पर ये माइंड सेटिंग हमारी होती है. तो एक तरीके के देखो कि अगर 6 घंटे पुरुष भी काम करते हैं, 6 घंटे महिला भी काम करती है, उस लिहाज से देखा जाए तो महिलाएं एक विषम परिस्थिति में काम करती है. तो उसके पास में जिम्मेवारियों का एक बहुत बड़ा मतलब लायबिलिटी का एक बोझ रहता है. अगर मान लो कि वर्किंग प्लेस पर अगर जनरल मजदूरी भी अगर पति पत्नी दोनों कर रहे हैं, तो पति का काम है केवल मजदूरी वहाँ पर करना, और फिर घर जाएगा तो हो सकता है बने बनाए उसको खाना भी मिल जाए. लेकिन जो एक महिला होती है, जब वो घर से निकलती है काम करने के लिए, तो उसके पास में एक दबाव रहता है कि घर में छोटे बच्चे कैसे रहेंगे, फिर उसको बाद में उसकी फीडिंग की व्यवस्था उसको करनी होती है, कुकिंग वगैरह करके निकलना पड़ता है, कुछ अपने पास में पॉट में लेके निकलना पड़ता है. फिर वहाँ पर वो काम जहाँ करेगी, कुछ शारीरिक तौर पर भी कुछ ऐसी फिजिकली अपेयरेंस हमारा मेन एंड फीमेल के बीच में अंतर है हमारा, जहाँ पर रेस्पेक्टिव देन फीमेल जो हमारी होती है सॉफ्ट होती है. इसके बावजूद भी अगर मान लो कि हार्डवर्क उसको करना पड़ रहा है, और एक चिंता जो सताए हुए कि घर में बच्चे कैसे होंगे, ये एक अतिरिक्त दबाव होता है. तो उस लिहाज से देखा जाए तो महिलाओं का वेजेस वहाँ पुरुषों से कहीं बेहतर ही होना चाहिए था, कम नहीं होना चाहिए था. लेकिन यहाँ लायबिलिटी के बेस पर पुरुषों का सैलरी रेस्पेक्टिव ज़्यादा कर दिया जाता है देन वीमेन. तो ये कहीं ना कहीं इसमें दे रहा है कि वी लिव्ड हैज़ बीन शेप्ड हिस्टोरिकली बाय मेल्स. यही जिसको हम लोग ना मेल डोमिनेंट सोसाइटी कहते हैं. समाज में ये पुरुष प्रभावशाली समाज के निर्माण का एक जो हमारा बेस पहले से ही बना चला आ रहा है, उसी के हिसाब से और उसके आसपास की घटनाएं हमारी घटित होती दिखाई देती है. सो हाउएवर इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अन्य किसी कोने में ऐसा देखने को मिलता है कि वीमेन रिसीव लेस अटेंशन एंड हेल्थ केयर देन मेन डू, है ना. यहाँ पर ये भी देखा जाता है वर्ल्ड के जो ऐसे कंट्री की मैं बात करना चाहूँगा जो सोशियो इकोनॉमिक तौर पर ना काफ़ी पिछड़े हुए, मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड कंडीशंस में है. हालांकि उस पैरामीटर पर भारत भी तुम्हारा कहीं ना कहीं खरा उतरता है, क्योंकि भारत का जो एक इकोनॉमिकली जो एनालिसिस हमारी होती है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी 5 इकोनॉमी में इसका प्लेस है ना. सबसे बड़ी 5 अर्थव्यवस्थाओं में इसकी गिनती हमारी होती है, और तकनीकी स्तर पर इसकी एनालिसिस की जाती है तो ये तीसरे स्थान पर चला आता है. लेकिन यहाँ पर इतनी सारी बेहतर अच्छी कंडीशंस में आर्थिक तौर पर होने के बावजूद, दुनिया का सबसे 7वां बड़ा देश होने के बावजूद, हम संसाधन से भी परिपूर्ण हैं, हमारी इकनॉमी भी बेहतर है. लेकिन यहाँ पर न केवल महिलाओं का बल्कि उसके साथ साथ में तुम देखोगे कि कास्ट ग्रेड के बेस पर भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं. और भारत में भी महिलाओं को लेकर के एक इक्वल अपॉर्चुनिटी का हमारा संदर्भ
नहीं दिखाई देता है। खास करके जॉब अपॉर्चुनिटी वगैरह की जो बातें हमारी होती है वहाँ भी इस प्रकार के डिफरेंसेस। हेल्थ केयर के संदर्भ में देखा जाएगा तो हेल्थ केयर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि आज भी हम अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की एनालिसिस करते हैं, जहाँ पर शिशु मातृ मृत्यु दर की जो एनालिसिस की जाती है, या चाइल्ड मैरिज का संदर्भ रहा हो, या मतलब जो एबॉर्शन से लेकर के फोर्टिसाइड, इन्फेंटिसाइड थी, ये लैकनेस ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू गेट जॉब इन फॉर्मल सेक्टर्स, कहीं पर भी आप देखिएगा ये भेद स्पष्ट तौर पर तुम्हारा दिखाई देता है। तो ये वर्ल्ड के किसी कोने का छोड़ो ना, भारत की ही बातें है। और हेल्थ केयर के संदर्भ में देखा जाएगा तो आप थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्रों का घूम आइए, दौरा करिए, देख लीजिए। वहाँ पर जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोग होते हैं, एक तो सबसे पहले वहाँ फैमिली प्लानिंग नहीं होती है, तो परिवार का साइज बहुत बड़ा होता है। अगर उसमें बेटी है, लड़की है, तो उसका स्वास्थ्य काफ़ी मतलब डाउन है, या उसकी महिला होती है बार बार एक चूँकि वो लोग मेडिकल केयर से थोड़ा आउट ऑफ रहते हैं, उस महिला के ऊपर में एक बार बार बच्चे जन्म देने का एक तरीका का दबाव रहता है। जब लंबा परिवार, बड़ा परिवार होता है, तो उसमें एक कुपोषित माँ भी तुमको दिखाई देगी, जिसका स्वास्थ्य बिल्कुल तुम्हारा सही नहीं रहता है, और वो शिकायत भी करती है घरों में कि मुझे इस प्रकार की व्यक्तिगत कुछ परेशानी है, लेकिन उस पर कोई विशेष ध्यान देता नहीं है। तो ये हेल्थ केयर के संदर्भ में देखता है कि बहुत सारे ऐसे बातें हमारी होती है। गर्ल्स ऑफन रिसीव लेस सपोर्ट देन बॉयज़, लड़कियों को रेस्पेक्टिव देन परिवार में भी कम मतलब सपोर्ट मिलता है लड़कों के अपेक्षा। एज अ रिजल्ट ऑफ द जेंडर बायस ऑफ द मोर्टेलिटी रेट ऑफ द फीमेल ऑफन एक्सेस देन दोज मेल्स ऑफ दिस कंट्री। उसमें ये दे रहा है कि जिसकी मैंने चर्चा किया है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वगैरह का, उसमें भी खास करके देखोगे कि अगर बेबी चाइल्ड है, तो अगर वो मरने की स्थिति में है तो लोग अवॉइड कर देते हैं, मर नहीं जाने देते हैं। लेकिन अगर वही बच्चा अगर होगा, मेल चाइल्ड होगा, तो उसको बचाने का कुछ इनिशिएटिव परिवार के द्वारा लिया भी जा सकता है। और अगर उसका जन्म हो भी गया, तो परिवार में महिलाओं को और लड़कियों को रेस्पेक्टिव देन पुरुष थोड़ा सा उसको कम सपोर्ट मिलता है आगे बढ़ने का। लेकिन वैसे बच्चे सौभाग्यशाली हैं जिनके मम्मी पापा बच्चे बच्चियों में कोई भेद नहीं पैदा करते हैं, सबको समान रूप से लाड प्यार देते हैं, सबको आगे बढ़ने का मौका प्रोवाइड करते हैं। The concept of the missing women was devised to give some idea to the emotivity of the phenomenon of the women's women who are simply not there, and due to unusually high mortality compared with the male mortality rate, and in some region in the world, equality between men and women directly तो तुम देखोगे इसमें दे भी रहा है कि ये लाइफ एंड डेथ का जो संदर्भ है उसमें खास करके वीमेन एंड मेन में बहुत सारा डिफरेंसेस तुमको देखने को हमारा मिलता है। सो कंसिक्वेंट प्रोपोर्टेंस ऑफ द मेन द टोटल पॉपुलेशन एज अपोज टू द preponderance of the women found in societies with little or no gender bias in healthcare and the nutrition. Mortality inequality has been observed extensively in North Africa and in Asia, including China and South Asia. इसमें वही दे रहा है कि भारत का भी तुम देखोगे, अगर इसके एनालिसिस करोगे 100 पर, तो टोटल पॉपुलेशन में 52% का जो संदर्भ तुम्हारा है वो मेल का है, और 48% टोटल ओवरऑल जो हमारा है नेट जो हमारा होता है उसमें तो इससे अंदाज़ा तुम लगा सकते हो। तो ये भारत के ही संदर्भ में तुम्हारा है, तो एशिया में तो भारत आता ही है। इसके अलावा तुम्हारा मैंने तुमको बताया था कि जो पिछड़ा हुआ एरिया है
हालांकि इसमें नॉर्थ अमेरिका दे रहा, अफ्रीका दे रहा है। हाँ बिल्कुल, नॉर्थ अफ्रीका तो होगा ही होगा। इसके अलावा जो लैटिन जो प्रदेश हमारे होते हैं उधर अमेरिका रीजन्स के, जहाँ पर रेस बेस या जिसको रिस्पेक्टिव इन्फीरियर पॉपुलेशन माना जाता रहा है, उसके साथ एक लंबा चक्र चला है अन्याय का, और वो कहीं न कहीं इसके हमारे शिकार हुए हैं। तो जब भारत जैसे एक मतलब डेमोक्रेटिकल कंट्रीज़ में जब हम नेट पॉपुलेशन में हम लोग देखते हैं कि कम से कम 3 से 4% का नियर अबाउट डिफरेंसेस दिखाई देता है। तो अगर 100 करोड़ की आबादी में अगर 4% का डिफरेंस आता है, यानी कि पुरुषों की अपेक्षा 4 करोड़ महिलाएं कम हैं। अगर मान के चलो कि 52 करोड़ पुरुष इस देश में हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में 48 करोड़ महिलाएं हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब महिलाओं का जन्म ही कम हुआ या बेटियां जन्म कम ली, ऐसा नहीं हुआ। कुछ ऐसे फैक्टर्स हमारे रहे हैं जो कहीं ना कहीं ये लिंगानुपात की स्थिति को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, या उसमें डिस्पैरिटी तुमको देखने को हमारे मिल रही है। इसको अगर हम 1000 पे एनालिसिस करते हैं, तो आज पूरे भारत का आंकड़ा उठा करके हम देखेंगे तो 1000 में जो रेशियो तुम्हारा है 940/1000 का है, यानी कि वहाँ भी 60 लड़कियाँ कम तुमको दिखाई देती है। जो बच्चे जन्म लेते हैं, इन्फेंट जो बच्चे हमारे होते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये बिहार में वही 932-33 के आसपास में है। यहाँ भी अंतर दिखना। एकमात्र राज्य है केरला जहाँ पर लड़कियों की संख्या रेस्पेक्टिव दिन लड़के ज़्यादा है, यानी कि 1032 बेबी चाइल्ड पर 1000 तुम्हारे मेल चाइल्ड तुमको मिलेंगे। वहाँ लिंगानुपात यानी कि जिसको हम लोग सेक्स रेशियो कहते हैं, ये सुधरा हुआ है और बेहतर कंडीशंस में। और उसके पीछे एकमात्र कारण है हमारा एजुकेशन। तुम्हें पता होना चाहिए कि केरला हमारा 100% लिटरेसी सिक्योर करने वाला देश का पहला राज्य है। उस लिहाज से देखा जाएगा तो जो हरियाणा और पंजाब वगैरह के क्षेत्रों में जहाँ पर लिंगानुपात की स्थिति अच्छी नहीं है, तो तुम्हें पता होगा कि वहाँ पर थोड़ा सा तो लिटरेसी की स्थिति भी ठीक नहीं है हरियाणा और पंजाब में। और दूसरा है क्या कि वहाँ पर पंजाब में तुम्हारा एक बहुत हरियाणा रीजन्स में तुमको बुराई मिलती है वो नशा सेवन का, है ना। वहाँ तुम देखोगे उड़ता पंजाब एक मूवी भी आई थी, उसमें कुछ ऐसी मानसिक विकृतियाँ वहाँ के लोगों में है जो धूम्रपान से लेकर के शराब पीने वगैरह तक का बहुत ज़्यादा। तो एक तो सोचो कि जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है धूम्रपान करेगा, शराब पिएगा, तो उसकी बुद्धि कहीं ना कहीं तो ऐसे ऑलरेडी विकृत हमारी है। तो वो सोचो कि कितना ज़्यादा महिलाओं के प्रति अच्छी समझ और सोच रखता होगा। तो उस लिहाज से देखा जाएगा तो एक बहुत आदर्श स्थिति नहीं है। और सबसे पुअर और सबसे जो डेंजरस हमारा लिंगानुपात की स्थिति है वो हमारा हरियाणा में है। ये सत्यमेव जयते में मैंने तुमको पिछले क्लास में बताया भी था, दिखाने का प्रयास किया गया था कि वहाँ पर एक कोई पार्टिकुलर रीजन था जहाँ पर महिलाओं का जो रेशियो है, अनुपात है, जो इन्फेंट जो बेबी चाइल्ड का, ये 373 के आसपास में 1000 में। वहाँ पर ऐसा है कि वहाँ महिलाओं को लेकर के बहुत ज़्यादा अराजक की स्थिति देखने को तुमको मिलती है। और कुछ कल्चरल दोष भी है वहाँ का, कुछ ऐसी सांस्कृतिक जो उसका अपना रहन सहन रहा है शुरू से, वो महिलाओं के प्रति स्वाभाविक तौर पर अच्छा नहीं रहा, जिसके कारण एक वो पतन का दौर लंबे समय तक चला। और क्रॉनिक तौर पर जो भी कुछ घटनाएं हमारी होती रहेगी उसका तो रिजल्ट तुम्हारा दिखेगा ही दिखेगा, है ना। ऐसा अब ये जिक्र कर रहा है भारत में वही तमाम चीज़ें जिसके हम लोग जिक्र कर रहे हैं, वही घुमा फिरा करके तुमको यहाँ देखने को मिलेगी। मैं इसको ब्रीफिंग करते जा रहा हूँ। Men and women are both equal and both play a vital role in the creations of the development of their families in the particular and the society in general. Indeed, the struggle for the legal equality has been one of the major concern in the women's movement all over in the world. दे रहा है कि सोसाइटीज़ में जो हमारे फॉर्मेशंस हमारे होते हैं, यानी कि जो सोशल फॉर्मेशन होता है, ऐसा नहीं है कि कोई बैचलर लड़की अकेले या कोई बैचलर लड़का जो है वो सोसाइटीज़ में अपनी व्यक्तिगत सामाजिक पहचान बना पाए। अब जब तक वो किसी का बेटा और बेटी है तब तक उसकी एक अपनी सोशल आइडेंटिटी है, लेकिन ऐसे गृहस्थ शास्त्र में प्रवेश करने के लिए एक हमारे यहाँ संस्कार है विवाह के बंधन में बंधना, है ना। तो वहाँ पर विवाह के बंधन में जब बंध जाता है तो एक तरीके की तो सोचो कि एक गृहस्थ पहचान जो उसकी मिलती है कि वो एक शादीशुदा ज़िंदगी की प्रारंभ कर रहा है, तो उसमें वो लड़की का भी तो उतना ही ना कंट्रीब्यूशन है जितना कि वो लड़का का है। तो इस तरीके से सोशल फॉर्मेशंस के जो सोशल आइडेंटिटी फैक्टर्स हमारे होते हैं उसमें दोनों इक्वली हमारा रोल प्ले करते हैं।
लेकिन जब हम सक्सेसिंग यानी कि सक्सेसर कानून जिसको हम लोग कहते हैं, उत्तराधिकार जो कानून हमारा होता है, उसमें महिलाओं को उचित जो हमारी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पा रही, ये पूरे वर्ल्ड के हर एक देशों में तुमको देखने को मिलेगा। सो इन इंडिया सिंस लॉन्ग बैक वीमेन वेयर कंसिडर्ड एज एन ऑप्रेस्ड, है ना, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड दे वर निगलेक्टेड फॉर द सेंचुरीज। इसमें दे रहा है कि महिलाओं को सोसाइटीज़ में, खास करके भारत में, ऑप्रेस्ड मतलब कंडीशंस में रखा गया, या इसको एक सेकेंडरी हमारा पॉपुलेशन माना गया। ये हमारे देश में ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता के समय से ही कहीं ना कहीं प्रारंभ है। ऋग्वैदिक काल में तो कुछ हद तक सही भी था कि यज्ञशाला वगैरह में भी, पूजा कर्मकांड में महिलाएं समान रूप से शामिल हो सकती थी, और उसी आर्यन सोसाइटी को आज हम फॉलो भी करते हैं। हम लोग के भी समाज में, हिंदू धर्मों में कुछ ऐसे मतलब जाति संप्रदाय वाले लोग हैं जहाँ महिलाओं को तवज्जो दी जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ देखोगे कि गृह प्रवेश की जो प्रक्रिया हमारी होती है, गृह प्रवेश में पति और पत्नी दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, उसकी गांठें पड़ती है दोनों का, है ना। इसके बाद में ये शादी वगैरह के प्रक्रम में तुम लोग देखोगे जो कुछ ऐसे संस्कार होते हैं, कन्यादान वगैरह से लेकर के तमाम ऐसे शुभ कार्य होते हैं, उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन का भी हमारा होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना थी, जो भी कोई पूजा पाठ धर्म कर्म कांड करना, हमारे यहाँ कोई प्रोविज़न नहीं है, है ना, महिलाएं स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं। तो ये स्थिति कुछ हद तक सही है। लेकिन उत्तराधिकार कानून में तुम देखोगे पिछले दिनों एक संशोधन हुआ है संसद विधायक में, सांसद में, जहाँ पर बेटी को भी ना अपने पिता के संपत्ति में अधिकार दिया गया है। यानी कि अगर कोई बेटी लड़की अगर चाहती है कि पिताजी के भी जो प्रॉपर्टीज़ हमारी है उसमें हम समान रूप से भाग ले सकते हैं, मैंने हमें प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलना चाहिए। तो जैसे आफ्टर द डेथ ऑफ द मदर एंड फादर, मम्मी पापा के मरने के बाद में जो संपत्ति का विभाजन पुत्रों के बीच होता था, तो अगर बेटी इच्छा रखती है तो अगर मान लो कि 3 बेटी और 1 बेटा है, तो वहाँ पर 4 पार्ट में उसको हमें डिवाइड करना होगा, अगर पिता की सहमति है, माँ का सहमति है तो। या अगर बिना सहमति दिए हुए ही अगर वो चले गए इस दुनिया को छोड़ करके, तो भाई लोग जो आपस में तय करेंगे वहाँ पर बेटी का भी हक हमारा बनेगा। ये एक नया कानून तुम्हारा है महिलाओं के सशक्तिकरण को मजबूती देने के लिए, और कहीं ना कहीं जेंडर बायस को कम करने के लिए, है ना, लिंगानुपात की स्थिति को। या इवन तुम लोग देखोगे कि इसका सरकारी प्रयास भी किया जा रहा है। जैसे कि जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं हमारे, हर एक स्टेट के बोर्ड के एग्ज़ाम हो या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हो, वहाँ पर महिला माँ का भी नाम उसमें अब जिक्र होने लगा है ना। पहले तो इनविटेशन कार्ड वगैरह पर ही तुम लोग देखते थे श्रीमती एन श्री करके होता था पहले ऐसा नाम, लेकिन अब वो तुम्हारा औपचारिक तौर पर भी तुम्हारे सर्टिफिकेट्स वगैरह में भी माँ का नाम ही जिक्र नहीं हो रहा है, माँ का नाम पहले उसमें डाला जा रहा है और पिताजी का नाम बाद में डाला जा रहा है। तो एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव भारत की सरकार के द्वारा लिया जा रहा है महिलाओं की एम्पावरमेंट को लेकर के। ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं तब्दीली और चेंजेस ला रहे हैं हमारे समाज में भी। ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस, गांधी जी के साथ में बहुत सारी महिलाएं इमेंसिपेट, है ना, ऑफ द वीमेन, महिलाओं की जो स्वतंत्रता की बातें उसमें की गई थी। सो ही रोट, I am uncompromising in the matter of the women's right and the different in sex and the physical form, है ना, denotes no differences in status and women is the complete of man and not inferior। यहाँ पर गांधी जी के एक वक्तव्य है कि उन्होंने बोला था कि हम देश में महिलाओं के उचित सम्मान और उसके उचित अधिकार की बातें मैं करता हूँ और उसमें मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। उसको फिजिकल बेस पर कोई डिस्पैरिटी का सामना ना करना पड़े, उसको जेंडर के बेस पर कोई हमारा ऐसा ना करे। और तुम्हें पता होना चाहिए कि किसी भी देश के नागरिक को, चाहे वो जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, मजहब के नाम पर हो, संस्कृति के नाम पर हो, या इवन लैंगिक भेदभाव का भी मामला हमारा बनता है, तो उसमें अगर किसी को तुम इन्फीरियर समझने की भूल कर बैठते हो तो ये एक बहुत बड़ा हमारा ऑफेंस माना जाएगा। और इसके लिए गांधी जी ने बताया था कि इसके लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बनता है, देश की महान जो ऐसे दार्शनिक विचारधारा रखने वाले लोग और जो फ्रीडम फाइटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले लोग होते हैं, या यूँ कहो कि गांधी को हम लोग फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं, तो ये देश का संविधान भारत के सपनों, गांधी के सपनों का भारत वाला संविधान होगा। और उसमें महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गांधी जी ने पहल की थी। हालांकि गांधी की विचारधारा प्रारंभ में महिलाओं को लेकर के बहुत बेहतर नहीं था, लेकिन कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी थी,
उन्होंने इस पर बहुत सारा काम किया, गांधी को है ना सोचने पर मजबूर किया। और शुरुआत में कोई भी आंदोलन वगैरह होते थे तो उसमें गांधी जी महिलाओं को पार्टिसिपेट होने की इजाज़त नहीं देते थे। उनका भी यही मानना था कि महिलाएं इंडोर के लिए है, घर में बच्चों को केयर करें, है ना, अपने पति के लिए खाना बनाए, हाउस कीपिंग का काम करे, और जो भी घरेलू कार्यों में दक्ष हमारी होनी चाहिए महिलाओं को। लेकिन उनके ये विचारधारा में बहुत बदलाव लाने का काम हमारा उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी ने किया था। सो दस द फर्स्ट टास्क इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया वाज द प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी द पीपल विच वुड मेक द डिस्टिंक्शन ऑफ द बेसिस ऑफ द सेक्स, है ना। ये लिंग के आधार पर कोई भी डिस्पैरिटीज़ नहीं दिखाई देनी चाहिए हमारे उसमें, इक्वलिटी के है ना संदर्भ शामिल होना चाहिए। सो द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमिसेस टू सिक्योर ऑल द सिटीजन्स, है ना, जस्टिस एंड इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल। ये उसको न्याय सुनिश्चित करना है, आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना है। तो जो इसमें डिसएडवांटेज या जो अप्रेस्ड जो हमारा सेक्शन में इसकी जो हमारी गिनती रही है, कोई भी क्लास हो, चाहे हम जाति के नाम पर उसमें भेद देखें या महिलाओं के नाम पर देखें, ये हमें सुनिश्चित होना चाहिए। यानी कि अगर वीमेन के संदर्भ में ही देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं अगर हम आर्थिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, यानी कि पुरुषों के समकक्ष, है ना, महिलाओं को आगे बढ़ने का अगर हम मौका देते हैं और उसको हम इक्वल वेजेस देते हैं, तो हम महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद में सामाजिक पहचान में जैसे कि छोटी छोटी इनिशिएटिव हमारे हैं जो महिलाओं को सशक्त और मजबूत कर रही है हमारी, है ना। तो ये सशक्तिकरण और मजबूतीकरण में जिससे कि हमारा सामाजिक पहचान देना, जिसमें बहुत सारे ऐसा स्लोगन्स भी हैं, सब पढ़े सब बढ़े से लेकर के सर्व शिक्षा अभियान में महिलाओं को लेकर के बहुत सारे प्रयास हमारे किए जा रहे हैं। इसके बाद में तुम्हारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, बहुत सारे ऐसे प्लान सरकार केंद्र और राज्यों की सरकारों के द्वारा लाने का प्रयास हमारा किया जा रहा है। बिहार में एक तुम्हारा बालिका प्रोत्साहन के लिए साइकिल योजना जो आया था, तुम्हारा बालिका पोशाक बालक, उसमें भी बाद में शामिल किया गया। पहले महिलाओं के लिए सब आया नियम कानून, फिर बाद में पुरुषों को भी समान रूप से उसमें पार्टिसिपेट किया गया। पिछले दिनों तो नीतीश कुमार की सरकार जो बनी, इसने एक अनाउंसमेंट किया है कि जो भी लड़की अगर अब मैट्रिक पास करेगी उसको 25,000 रुपये, पहले जो 10,000 रुपये मिलते थे और 25,000 रुपये मिलेंगे। +2 पास करेगी तो उसको पहले जो 10,000 रुपये मिलते थे अब 50,000 रुपये मिलेंगे, ऐसे। तो इस तरीके से स्टाइपेंड राशि उसको बढ़ा रहा है लोग, है ना, और उसकी सोशल आइडेंटिफिकेशन को भी सिक्योर कर रहे हैं। इसके बाद में पॉलिटिकली मतलब लड़कों के साथ साथ में लड़कियों को भी एक राजनीतिक ट्रेनिंग हमारी और स्कूल्स में दिया जाना चाहिए, जिसमें खास करके लड़कियों के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना, छोटे मोटे जो मॉनिटर वगैरह का काम देना। चूँकि मॉनिटर छोटा देखने में लगता है, वो क्लास का लीडर होता है, तो वहाँ भी अगर लड़कियों को मॉनिटर अपॉइंट किया जाए तो एक नेतृत्व क्षमता विकास की पूरी संभावना वहाँ पर तुमको दिखाई देती है। वही फिर भविष्य में लड़की अगर सही में राजनीतिक समझ रखती है तो आगे चल के वो भी निर्मला सीतारमण, है ना, स्मृति ईरानी और सुषमा स्वराज, है ना, ये ऐसी मजबूत और सशक्त महिला राजनीति के ऊपर हमारी बन सकती है। सो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट द इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन फॉर लॉ शैल बी अवेलेबल फॉर ऑल एंड सिमिलरली there shall be no discrimination against any citizen on the ground of sex। लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के हम भेद नहीं पैदा कर सकते हैं, और ये कानून के समक्ष जो समता की बातें कर रहा है, समानता की बातें कर रहा है, उसमें हमें लैंगिक समानताओं के बारे में भी समझना होगा, सोचना होगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का स्पेशल जिक्र किया गया है। सो नेक्स्ट, इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट to note that through the constitution of the India has been in force for men than 60 years, then rising of the status of women in to one is equality, freedom and dignity still a question mark। इसमें दे रहा है कि देश की आज़ादी के 60 साल 70 सालों के बाद में भी ये सब जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बावजूद भी, है ना, हमारे यहाँ इक्वली कहीं ना कहीं मौका महिलाओं को नहीं मिल पा रहा। तो अब इसमें अब कानून तो कोई मान लो कि सरकार बना देगी, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना तो हम सबका काम है ना। अब मान लो कि अगर सशक्तिकरण की बातें केवल करते रहेंगे और उसकी इनिशिएटिव पहल नहीं लेंगे,
इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारा होगा कि हम इसको क्यों नहीं सिक्योर कर पा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करने का प्रयास हम सबको मिलकर करना चाहिए, और इसकी शुरुआत आप अपने घर से ही कर सकते हैं, है ना। घर से खास करके जो घर का घरेलू माहौल है उसमें हर व्यक्ति जो है अपने घर में रहने वाली महिलाओं का विशेष ख्याल रखे, तो इस हद तक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। या इवन उसको इक्वल मौका दिया जाए, जैसे मान लो कि घर में बहन है तो उसको भी पढ़ने लिखने का एक उचित माहौल दिया जाना चाहिए। अगर पढ़ने में अच्छी है तो उसको भी अपने भाई के साथ में एक ही विद्यालय में भेजा जाए। उसको भी अगर डांसिंग, सिंगिंग, फाइटिंग, बॉक्सिंग जो भी कुछ सीखना है उसको, ऐसा नहीं है कि लड़की है तो केवल इंडोर और हाउस कीपिंग या घर के ही कामों में उसको दिलचस्पी है। लड़की भी कोई बड़ा नाम कर सकती है, काम कर सकती है, तो उसको एक मौका दिया जाना चाहिए कि तुम आगे बढ़ो, है ना। भविष्य में देखा जाएगा जो होगा सो, कम से कम इतना तो है ना कि पढ़ी लिखी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लड़की रहेगी तो अपने पैरों पर खड़ा हो सकती है, इन सेंस की अपनी जिम्मेवारी का उसको एहसास होगा। तो ये कानून बनाने से ज़्यादा अच्छा है ना कि हम उसको ज़मीनी तौर पर उतारने का प्रयास करें, ठीक है। इसके बाद में देख रहा है कि इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस अ नंबर ऑफ द लॉज हैज़ बीन इनेक्टेड ऑर्डर टू द प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शंस ऑफ द वीमेन। इसमें वही है, बहुत सारा कानून आया जिसमें डॉरी प्रोविजन एक्ट है, दहेज उत्पीड़न का मामला तुम लोग देख रहे हो हमारे समाज में कितना बढ़ रहा है। डॉरी को लेकर के लड़कियों को ताने सुनना पड़ता है। डे फर्स्ट हो जाती है अपने मायके ससुराल में तो उससे तरह तरह के उलाहना और ताने मिलते हैं कि जो लड़की डॉरी लेके नहीं आती है। तो ये सोचो कि उस लड़की और महिला के लिए कितना बड़ा अभिशाप है कि अपना घर छोड़ कर उसके जाना है, और वहाँ जाने के बाद में अपने जैसा लोगों का माहौल नहीं मिलता है। डॉरी को लेकर के बार बार फिक्स किया जाता है। इसको लेकर के कानून ऑलरेडी हमारे भारतीय संविधान के द्वारा 1961 में बना गया है, इंडियन प्रोविजन एक्ट। या पिछले दिनों तुम लोगों ने देखा होगा ये चाइल्ड मैरिज का जो बिहार में कैंपेन चला था, और उसमें ये दहेज वाला भी था, बाल विवाह और दहेज दोनों साथ में था कि मतलब दहेज उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं तो मतलब कोई डॉरी न लिया जाए, इसका कैंपेन चल रहा था बिहार में, और बाल विवाह का भी। इसके बाद में इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1986 है। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट का मतलब अगर एक ही पद पर कोई लड़की और लड़का दोनों काम कर रहे हैं तो उसको रिम्यूनरेशन हमारा समान हो, चाहे वो लेबर वर्क ही क्यों ना कर रहा हो या ऑफिशियल वर्क कर रहा हो। अगर उस सेम पद पर बैठा है तो उसे समान रूप से हमारा दिया जाना चाहिए। इसके बाद में तुम्हारा एक है तुम्हारा द हिंदू मैरिज एक्ट 1956। हिंदू मैरिज एक्ट में भी वहाँ पर 1956 में दो तीन बातों का उसमें जिक्र किया गया था, जिसमें ये पॉलीगेमी को ना बैन करने का बात की गई थी। एक से ज़्यादा लाइफ पार्टनर का जो एक चलन हमारे देश में बढ़ता चला जा रहा था, खास करके हिंदुओं में भी तुम्हारा था। तो ये हिंदू लोग इसको ड्रॉप कर दिए, और ये भारतीय जो हमारा मैरिज एक्ट कहता है कि एक बार में कोई एक शादी जो होगी हमारी, उसको हम लोग वैध मानेंगे। यानी कि आपके कोई एक लाइफ पार्टनर हमारे जो होंगे एक बार में ही हो सकते हैं, यानी कि संबंध विच्छेद की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में ही कोई दूसरा लाइफ पार्टनर तुम अडॉप्ट कर सकते हो या उसको तुम अपना सकते हो। इसके अलावा ऐसा प्रावधान किया गया है कि अगर लड़की ये डाइवोर्स के कंडीशंस में जाती है, अगर उसकी इच्छा नहीं है, उसकी इच्छा के विरुद्ध डाइवोर्स होता है, तो उसको वसीयत में जगह दी जानी चाहिए। यानी कि उसको गुजारा भत्ता करने के लिए उसको कानूनी तौर पर जो लड़का है उसकी प्रॉपर्टी में उसको अधिकार मिले, और जितने पर उसकी सहमति हमारी बनती है उतना हिस्सा उसको मिलना चाहिए, ताकि जीवन का गुजारा अच्छे ढंग से हमारा हो सके। एक से ज़्यादा शादियाँ एक बार में वैलिड नहीं हमारी हो सकती। ये मैरिज एक्ट का प्रोविज़न तुम्हारा 1956 में था। इसके बाद में हिंदू सक्सेशन एक्ट जो था हमारा, उत्तराधिकार कानून 1956 में। उत्तराधिकार में बहुत सारी बातें होती है। उत्तराधिकार में ऐसा नहीं होता कि संपत्ति केवल बच्चे के केवल हो जाए, उसमें बहुत सारा प्रक्रम है। जैसे कि सांस्कृतिक तौर पर भी देखा जाए तो जैसे कि तर्पण क्रिया होता है, ऐसा एक हिंदुओं में हमारा प्रावधान है कि माँ बाप के मृत्यु के बाद में उसकी पूरी तर्पण क्रिया का भी कार्य हमारा होता था। तो पहले ये अधिकार केवल लड़कों को मिला हुआ था, लेकिन अब बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि लड़कियां भी ना मोक्षदायिनी बन रही है। यानी कि लड़की भी है तो मुखाग्नि देती है, शमशान घाट में जाती है, पहले सब प्रोविज़न था, है ना। तो उत्तराधिकार में जो बेटा है ना कर सकता है माँ बाप के लिए उनके जीवन काल में और उनके मरने के बाद, है ना, तो वो सब काम लड़कियां कर सकती है। संपत्ति में भी समान रूप से हक रखती है, और वो अपने घर में अपनी माँ बाप को रह करके उसको सर्वाइव भी करने के लिए मौका दे सकती है।
इसके बाद में तुम्हारा द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन एक्ट है, राइट्स ऑन डाइवोर्स, ये 3 तलाक वाला है जिसका जिक्र बार बार तुम्हारा चल रहा है। 1986 में ये था। क्योंकि देखो ये बुराई केवल मुसलमान समाज में ही नहीं है, हिंदू सोसाइटीज़ में भी तुमको देखने को मिलता है, खास करके हेट्रोजीनियस में भारत में ये बहुत ज़्यादा है ना। तो ये 3 तलाक वाला मैटर जो था ना बहुत ख़तरनाक था। इस पर 17 में कानून भी बना जिसमें वो साहबानों का केस का जो संदर्भ तुमको शामिल हुआ। इसमें हुआ कि गैर जिंदाना तरीके से जो 3 तलाक देंगे उनको 3 साल तक की सज़ा देने का प्रावधान है, कुछ जुर्माना भी लग सकता है। और जो पहले केवल पुरुष ही तलाक दे दिया करते थे, अब महिलाओं को भी अधिकार मिल चुका है कि अगर अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं है तो महिला भी इसकी प्रयास कर सकती है तलाक लेने के लिए, डाइवोर्स का, है ना। तो ये मुसलमानों में तुम्हारा, ये पुरुष में, ये हिंदुओं में तो ऑलरेडी पहले से था, ये मुसलमान को भी नहीं खोल, क्योंकि मुसलमान लोग इसको ना आर्टिकल 25 यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता से इसको जोड़ रहे हैं कि ये पर्सनल लॉ बोर्ड और धर्म का मामला है, आप इसमें हस्तक्षेप ना करें। तो वहाँ बहुत सारे ऐसे खतरनाक है ना कानून शरीयत में रन कर रहे हैं, जिसमें पॉलीगेमी जो तुम्हारा बहुविवाह प्रथा तो ऑलरेडी पहले से है ही, डाइवोर्स वाला मैटर था। उसके बाद में और भी बहुत सारे ऐसे जटिल चीज़ें हैं जो उसको उतना जिक्र नहीं करना यहाँ उचित मैं समझता हूँ। केवल इतना समझो कि वहाँ पर ये डिस्पैरिटीज़ देखने को हमारी मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट है ये सती प्रथा का उन्मूलन का 1987 में, मतलब देश में सती प्रथा का कोई केस नहीं दिखाई देना चाहिए। पहले सती प्रथा में विडो महिलाओं को उसके पति के साथ में उसके चिता पर जला दी जाती थी। इसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफ द वीमेंस फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये सबसे रिसेंट वाला है। ये एक्चुअली है क्या कि देश में तुम देखोगे कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी घर में महिलाओं के साथ में ना घरेलू हिंसा के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये सरकार पिछले दिन लगातार देख रही थी, जिससे कि घरेलू हिंसा का मतलब ये नहीं हुआ कि महिला के साथ मारपीट ही हो जाए। अगर महिला को तुम उसका पति हो या उसके घर के कोई मेल मेंबर हैं जो बार बार ये साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक तौर पर उस पर कहीं कोई प्रेशर डालता है, जैसे मान लो कि डॉरी को लेकर कहीं दबाव बनाना, या उसको बार बार ये एहसास दिलाना कि तुम महिला हो, महिला की तरह रहो, या उसको लक्ष्मण रेखा वाला संदर्भ कि महिलाओं का एक लक्ष्मण रेखा होता है, उसको नहीं क्रॉस करना चाहिए, महिला हो तो ज़्यादा नहीं बोलो। ये सब बातें जो होती है वो कहीं ना कहीं भौतिक चोट से ज़्यादा जुबान का चोट चलता है। तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है ना, ये पढ़े लिखे घरों में भी ज़्यादा हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े उनके परिवारों में ही होता है। वहाँ तो मारपीट कॉमनली देखने को मिलती है, लेकिन जो संभ्रांत घर हमारे होते हैं, जो पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड जो होते हैं, जो अपने आप को मेन एस्टीम वाले मानते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने घर में डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर, डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ में तुम्हारा ऑनर किलिंग भी है। ऑनर किलिंग में मतलब जैसे कि यंग एज में घर के ही मेंबर लड़कियों को मतलब मौत के घाट उतार देते हैं, या उसको कुछ ऐसी हरकतें पसंद नहीं आती है तो उस पर फिजिकली मारपीट करते हैं। तो ये ऐसा एक्ट है, बहुत डेंजरस एक्ट है, जो कहीं ना कहीं एक महिला इसका शिकायत कर देती है तो आजीवन है ना पुलिस और अदालत के चक्कर कटना पड़ सकता है ना। तो हालांकि कहीं कहीं इसको मैंने देखा भी है, महिलाएं इसका गलत भी प्रयोग कर रही हैं। अब डोमेस्टिक वायलेंस और डायरी एक्ट है तो इसका मतलब थोड़ा ऐसा है कि पुरुष ही हमेशा गलत होते हैं, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के आड़ में बहुत सारी महिलाएं जो होती है पुरुषों के साथ भी बदसलूकी कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर लैंगिक समानताओं को बढ़ाने के संदर्भ में अगर महिला इतनी ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगी, तो जिससे कि जहाँ पर मेल डोमिनेंट सोसाइटी की जगह पर अगर फीमेल डोमिनेंट सोसाइटीज़ का फॉर्मेशन होने लगेगा, तो कहीं ना कहीं ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हमारे पुरुषों के लिए भी आना चाहिए, है ना। क्योंकि घर में प्रताड़ित और प्रताड़ना का शिकार जो है वो पुरुष मेंबर भी अब कहीं ना कहीं हो रहे हैं। सो बट द लॉज हैव हार्डली बीन इम्प्लीमेंट इन द लेटर इन द स्पिरिट। अब ये जो शब्द है और जो व्यवहारिकता है, ये दोनों में काफ़ी अंतर तुमको देखने को हमारा मिलेगा। इसको केवल ये जितने कानून को तुम लोगों ने पढ़ा देखा समझा, ये देखने सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि महिलाएं बड़ा सुरक्षित हैं और सब कुछ ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको अगर व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी खामियां हैं। सरकार भी है, और सरकार क्या करेगी, सरकार मान लो कि कानून ला करके उसको इम्प्लीमेंट कर देगी। अब बिहार में लीकर बैन नहीं हुआ है, अब कितने जगह पर लीकर नहीं मिल रहा है, जिससे बात करो वो कहता है कि लीकर पहले से ज़्यादा मिल रहा है ना। या तुम्हारा
ये जो चाइल्ड मैरिज का अभी भी न्यूज़पेपर वगैरह में आते रहता है, मंदिर पर कहीं कहीं लोग बाल विवाह कर रहे हैं, या दहेज उन्मूलन का जो बात हुई थी, अभी भी शादियाँ दहेज के साथ हो रही है, लेन देन खूब जोरों से हो रहा है। तो ये कह देने से नहीं होगा, इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट, द सेंस ऑफ द इनसिक्योरिटी एंड ह्यूमलाइजेशन एंड द हेल्पनेसेस ऑफन कीप द वीमेन मम। इसमें दे रहा है कि इनसिक्योरिटी एक असुरक्षा का भावना होता है। लड़की को, महिला को इसलिए भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है कि वो पढ़ी लिखी मजबूत महिला रहेगी, उसका खुद का अर्निंग रहेगा, तो उसके ऊपर में कि डिपेंडेंट नहीं रहेगी, और उससे एक असुरक्षा का माहौल, हमारा भावना नहीं आएगी, असुरक्षा की स्थिति पैदा नहीं होगी। होमलाइजेशन कुछ ऐसे फैक्टर्स हमारे होते हैं। हेल्पलेसनेस, अब हेल्पलेसनेस का मतलब ये हो गया कि अगर महिला को केवल वस्तु समझ के उसी तरीके से समाज में उसको ट्रेनिंग दी जाती रही, तो जो हमारा कल्चर बनता चला जा रहा है कि बचपन में लड़की का संरक्षण माता पिता करेंगे, यंग एज में उसका पति उसका संरक्षण करेगा, और जब बूढ़ी हो जाएगी तो उसका बेटे उसके संरक्षण करेंगे। तो उस लिहाज से देखा जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं एक हेल्पलेसनेस की तो फीलिंग आएगी ही आएगी। तो हमें सही मायने में मजबूती और सशक्तिकरण अगर करना होगा तो इन चीज़ों पर हमें ट्रीट करना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट दे रहा है कि आवर मेजर है ना सोशलाइजेशन इन सच दैट फॉर एनी अनसक्सेसफुल मैरिज विच रिजल्ट इन वायलेंस और डाइवोर्स, इट इज़ जनरली द वीमेन हु इज़ हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। हालांकि ये कुछ ज़्यादा है, डाइवोर्स वाले मैटर में ऐसा नहीं है कि केवल महिलाओं को इसका कसूर माना जाता है ना। इसके लिए बहुत हद तक पुरुषों को भी लोग जिम्मेवार ठहराने लगे हैं। तो एक पक्षीय ये मान लेना बड़ा जल्दी होगा, और कहीं ना कहीं पुरुषों के साथ ज़्यादती है ना। अगर डाइवोर्स की स्थिति पैदा होती है या कुछ ऐसे वायलेंस की स्थिति पैदा होती है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं दोनों जिम्मेवार। आजकल देखोगे कि समाज में है ना, ये क्या कहते हैं, जो लड़का लड़की भागने वाला संदर्भ है, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ऐसा थोड़े ना कि लड़की कोई मैंने वस्तु है कि कोई झोला में पैक करके लेके भाग गया, है ना। ये दोनों की सहमति से ऐसा होता है हमारा। तो इसमें केवल हम मान लें कि पुरुष ही जिम्मेवार हैं, या उसके कानूनी तौर पर भी देखते हैं कि इस तरीके की गलतियां बच्चे करते हैं, उसका खमियाजा उसके माँ बाप को भुगतना पड़ता है। लड़के के माँ बाप को प्राय मैं देखा है कि उसको जेल हो जाता है, लड़की को सुधार गृह में भेज दिया जाता है, उसके मम्मी पापा पर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्योंकि लड़के अगर गलती कर रहे हैं या छोटे बच्चे गलती कर रहे हैं, तो दोनों फैमिली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं माना जाएगा, है ना। तो इसमें ऐसा नहीं है कि महिलाओं को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, अब पुरुषों को भी लोग जिम्मेवार ठहराने लगे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट दे रहा है कि कल्चरल बिलीफ्स and tradition that the discrimination against women may be officially discredited, but many of them है ना continue to flourish the grassroots level। अब ये सब चीज़ों को दे रहा है कि ज़मीनी स्तर पर, ग्रासरूट लेवल का मतलब हमारा हो गया ज़मीनी स्तर पर इसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। एंड द फोर मेजर रिलीजियस कम्युनिटीज़ आर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई और पारसी। सच देयर separate personal laws and they are governed of their respective personal laws in matters of the marriage, divorce, succession, adoption, है ना, guardianship and तो ये जो मुख्य तौर पर देखा जाएगा तो ये धर्मों में जो हिंदू, मुसलमान और ईसाई और पारसी का, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो ईसाई वाले जितने भी कानून हैं ना, वो रिस्पेक्टिव बेहतर, और उसी पर कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड जो है अभी मूव भी कर रहा है। क्योंकि भारत में देखोगे कि इसके पैरेलल में जैसे कि ये कोर्ट मैरिज वाला संदर्भ था, उसमें क्रिश्चियंस के यहाँ ऑलरेडी लॉ है 45 डेज़ का, उन लोग के यहाँ ऐसा है प्रोविज़न 2 मंथ्स का है, 2 मंथ का लिव इन के बाद में उसको वैलिड माना जाता है ईसाइयों का। तो कोर्ट मैरिज भी कहीं ना कहीं वही है कि जिस दिन रजिस्ट्रेशन कराइए उसके 45 दिन का मौका तुमको देता है, 45 डेज़ कि आप आपस में समझें, है ना, कि हम साथ लाइफ को बढ़ा पाएंगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसके बाद में उसकी मान्यता दी जाती है। इसके बाद में क्रिश्चियन में है डाइवोर्स वाला कंडीशन कि दोनों की सहमति का होना बहुत ज़रूरी है, और दोनों में से कोई भी पहले है ना इस पर इनिशिएटिव ले सकता है। उसमें ऐसा नहीं कि पुरुष ही लेगा इनिशिएटिव, महिला भी ले सकती है। और वो हमारा भारतीय कानून भी कहीं ना कहीं यही कहता है कि ऐसा। तो इसमें वो सक्सेशन का जो हमारा उत्तराधिकार में उन लोग का ऐसा नहीं है। उन लोग के यहाँ होमोजीनियस में लड़का लड़की का
उत्तराधिकार का जो कानून है वो समान रूप से पहले ही से तुम्हारा लागू है, जो अभी हमारे देश में इसको लागू करने की बात हमारी की जा रही है। तो देखो, इसमें भारत में अगर देखा जाए तो हिंदू मुसलमानों में थोड़ा सा कंट्राडिक्शंस था दिखता हुआ। तो हिंदू जो हमारे जितने भी लॉ थे प्रश्न का, वो तुम्हारा सब भारतीय संविधान से जुड़ चुका है लगभग, है ना। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज तुमको देखने को नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत ही यहाँ कंट्राडिक्शन मुसलमानों को लेकर के हो रहा है, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने की बात हो रही है या पर्सनल लॉ बोर्ड को एलिमिनेट करने की जो बात हमारी हो रही है। तो इस पर हाय तौबा देश में मचा हुआ है। इसको थोड़ा सा सुधारने के प्रयास ये मुस्लिम उलेमा लोगों को करना चाहिए। और पारसी वाला का भी है। पारसी वाला चूँकि कम्युनिटी काफ़ी कम है तो उसका बहुत ज़्यादा वेल नोन है नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत उसमें भी देखने तुमको मिलता है। इसके बाद में एडप्टेशन का ये जो अनुकूलन का, गार्जियनशिप का, मेंटेनेंस का, ये सब कानून पर चर्चा होनी चाहिए। So in the law of the all communities, women have fewer rights than men in corresponding situation। यहाँ पर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली ना देखें तो संप्रदाय के आधार पर देखेंगे तो महिलाओं को कुछ न कुछ ऊपर नीचे फ्लैक्चुएटेड हमारे राइट्स मिले हुए हैं, जो कहीं न कहीं ये उसके बोर्ड्स कंडीशन को शो करता है। सो इट इज़ रियली अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्य है दैट वीमेन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया कंटिन्यू टू हैव अनइक्वल लीगल राइट्स। Even the women of the majority community are yet to gain complete formal equality in all aspects of the family life। This is basically the problem of the gender inequality। इधर आगे खास करके माइनॉरिटी कम्युनिटी जो हमारे देश के अंदर में, वहाँ पर ये देखने को मिलता है कि फॉर्मल इक्वल राइट नहीं मिल रहा है। उसको अभी भी पर्सनल लॉ बोर्ड में पिसाना पड़ रहा है ना। ना चाहते हुए भी बुर्का हिजाब पैजाब पहनना पड़ता है, ना चाहते हुए भी पॉलीगेमीज को फेस करना पड़ता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वायलेंटिक चीज़ें हमारी सोसाइटीज़ में हो रही है, उसको कहीं ना कहीं सॉल्व करने का प्रयास हमारा किया जाना चाहिए। और इसमें एक तुम्हारा यूएनओ का रिपोर्ट दे रहा है कि यूनाइटेड नेशंस हैड कंक्लूडेड द वीमेन ऑफ इन एक्सपीरियंस अ ग्लास सेलिंग एंड देन देर आर नो सोसाइटी इन विच वीमेन एंजॉय द सेम अपॉर्चुनिटी फॉर मैन एज अ मैन। द टर्म ग्लास सेलिंग इज यूज फॉर द प्रिस्क्राइब्ड बैरियर टू advancement in the employment based on discrimination, स्पेशली लैंगिक जो हमारा भेदभाव है उसको देखने को तुमको मिलता। तो ये 47-45 मिनट्स का हो चुका है, तो मैं यहीं पर इसको ब्रेक कर रहा हूँ। तो ये ओवरऑल चर्चा तुम्हारी है भारत के संदर्भ में कि भारत में किस प्रकार की महिलाओं के साथ में उत्पीड़न और भेदभाव का मामला हमारा बनता है। अब इतना सब कुछ चर्चा होने के बाद में हमको उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को आइडिया हो गया होगा कि इस चीज़ को कैसे हम इरेडिकेट कर सकते हैं, इसको कैसे हद तक हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके बाबू, तो इसको आप लोग देखिए और कहीं कहीं दिक्कत आती है तो बात करिएगा। ओके।